हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके। देखिए, इससे पहले कि हम लोगों ने दो लेक्चर्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा और रिलेशन के डेफिनेशन के बारे में सीखा, नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में सीखा। वहां पे हम लोग जे मेन से क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व किए थे। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, है ना। और फिर इस वीडियो में पहुंचेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू जेई मेंस एंड एडवांस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा इसमें रिलेशन आएगा वो आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ना कि एक रिलेशन है, वो सेट एक्स से वाई में डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। एक्स से वाई में डिफाइन कर दिया गया। अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक्स से वाई में रिलेशन पहले डिफाइन किया गया ना, एक्स से वाई में डिफाइन किया गया। अब ये रिलेशन मान लीजिए ऐसे कुछ निकल के हमारे पास रिलेशन ऐसे निकल के आ रहा है, कुछ यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि इस रिलेशन में एक्स एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, वो खुद से रिलेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि सेट एक्स में मान लीजिए एलिमेंट है 1 2 3 है ना। और सेट वाई में हमने कह दिया मान लीजिए कि 1 2 3 4 है ना। 1 2 3 4 है। और जब हम सेट एक रिलेशन में आने जा रहे हैं सेट एक्स से वाई में, ठीक है, जो भी हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है उसमें हमारे पास क्या है 1,1 2,2 3,3 है ना। एंड आफ्टर दैट सो ऑन कुछ कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हमने क्या देखा कि यार सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट्स है ना 1 2 3 है, वो खुद से रिलेट कर रहे हैं। मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये कैसा रिलेशन है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने एक रिलेशन डिफाइन किया सेट एक्स से वाई में ना, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि जो एक्स है ना वो वाई का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने सेट एक्स में 1 1,2,3 ले लिया और सेट वाई में 1,2 ले लिया, ठीक है। तो चाहे आप जितने भी पॉसिबल रिलेशंस बना ले, ठीक है ना, वो उनमें से कोई भी कभी रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिएगा, अगर मैं आपसे इस बात को थोड़ा समझिएगा कि मैंने कहा कि मान लीजिए इधर 1 2 3 है और इधर हमारे को 1,2 है ना। ये एक्स है और वाई है। यहाँ पे अभी एक्स क्या है? जो हमारे पास सेट एक्स है वो वाई का सबसेट नहीं है। अब हम जो भी पॉसिबल रिलेशन बनाएंगे तो 1,1 बन जाए, 2,2 बन जाए, बट 3,3 तो कभी नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो कभी भी रिफ्लेक्सिव का क्वेश्चन आएगा, है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर एक्स से वाई में डिफाइन है तो हमारे पास एक्स वाई का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। अब वापस हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हमने क्या देखा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब each एंड एवरी एलिमेंट ऑफ, अगर मैं कहूं कि आर इज ए reflexive relation if each and every element of set x is related to itself, is related to itself, right, है ना। अच्छा, इधर मान लीजिए कि मैंने कहा कि ना 1,1 2,2 3,3 है, इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स है, तो क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? यस, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। 1,1 2,2 3,3 इसमें से कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स का एक्स से जो करेक्शन बन रहा है उनमें से कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा क्या है क्या नहीं है हमारे पास मैटर नहीं करेगा। सो हम ये भी कह सकते हैं कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन if each and every element of set x is related to itself, but it is not necessary that it is not necessarily related to itself only। ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल और केवल खुद से ही हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है।
कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ, है ना। इसके बाद से ना इसी में एक और हमारे पास रिलेशन आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने कहा कि एक रिलेशन है वो सेट एक्स से वाई में डिफाइन है ना, एंड एक्स इज सबसेट ऑफ वाई है, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई है। सो आर इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन if each and every element of set X is related to itself only, itself only। इसका मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक रिलेशन किया, वो सेट ए से सेट ए में डिफाइन है ना, और जो ए सेट है हमारे पास मान लीजिए 1,2,3 है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि आप बनाइए एक आइडेंटिटी रिलेशन, आर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक रिलेशन बनाया इस तरह से 1,1 2,2 3,3, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स दैट इज 1 2 3 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल और केवल खुद से रिलेशन होगा। अगर मान लीजिए इसके अलावा कुछ एलिमेंट आ गए ना, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया कि ये 1,1 हो गया, ये 2,2 हो गया, ये 3,3 हो गया, और ये हो गया 1,3 हो गया, ठीक है ना। अब जरा इस एलिमेंट को ध्यान से देखिएगा 1,3, तो 1 का यहाँ 3 से भी कनेक्शन है, अपने अलावा किसी और से भी कनेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग का ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, सो यहां से एक बात क्या कह सकते हैं कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is a reflexive relation, but vice versa is not। ओके ओके, तो आई होप कि आपको ये दो रिलेशन समझ में आया है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी रिलेशन एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। हम नेक्स्ट अपने रिलेशन पे मूव करेंगे, दैट इज द सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। तो हमारा जो अगला रिलेशन है वो है हमारा क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन को समझते हैं ये क्या है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक रिलेशन है, वो सेट ए से सेट ए में डिफाइन है, ठीक है, सेट ए से सेट ए में डिफाइन। आप चाहें तो एक्स टू वाई में भी कह सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, ठीक है। अब ए से ए में रिलेशन डिफाइन है। अब ये रिलेशन में हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक रिलेशन लिखा यहाँ पर, है ना, और इस रिलेशन में आपने मान लीजिए कि ए कॉमा बी लिख दिया, ए कॉमा बी लिख दिया, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि ए जो है और ए और बी जो है हमारे पास दोनों सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अब जैसे आपने ए कॉमा बी लिखा ना, तो वैसे ही आपको क्या बी कॉमा ए भी नजर आने लग गया। जैसे आपने ए कॉमा बी लिखा, आपको बी कॉमा ए भी नजर आने लग गया, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हमारे पास ए कॉमा बी रिलेशन में मिल गया आपको, तो बी कॉमा ए का होना जरूरी है फॉर ए रिलेशन टू बी
सिमेट्रिक, है ना। तो अगर मैं इसी को लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि R is said to be symmetric relation if and only if x comma y is element of R implies that y comma x is also element of R। आई होप ये बात समझ में आ रही है। हाँ, अगर x का रिलेशन हमने y से बना दिया है, दिस इंप्लाइज दैट कि y का रिलेशन किससे होना चाहिए, y का रिलेशन x से होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ना, कि जैसे मैंने कहा कि एक लाइन L1 है ना, और वो दूसरे लाइन L2 से रिलेटेड है ना। L1 इज रिलेटेड टू L2 एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दो लाइंस हमने लिए L1 और L2 जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और मैंने L1 को इस डिफिनेशन से रिलेट कर दिया। तो अगर मैं कहूं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है और मैं मुझे पोजीशन को अब चेंज करना, अब मैं स्टेटमेंट में L1 की जगह L2 डाल दूं, L2 की जगह L1 डाल दूं, तो क्या मेरी बात सही हो जाएगी। मैंने यहां लिखा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब इसी स्टेटमेंट में क्या करूंगा ना, स्टेट कि ये जो L2 है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, L1 है इसकी जगह हमने L2 लिख दिया, और ये जो L2 है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, L1 लिख दिया, है ना। और स्टेटमेंट हमारा क्या बन गया कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर इस चीज को मैं ट्रू एज्यूम करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि ये बात हमारी बिल्कुल सही है, इज ए ट्रू स्टेटमेंट, तो क्या ये भी स्टेटमेंट दिस इज ट्रू, क्या ये बात सही है, तो ऑब्वियसली बात सही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि x कॉमा वाई अगर हमारा रिलेशन का एलिमेंट है, तो y कॉमा एक्स भी वहां पे होना चाहिए। अगर वो मिल गया तो हम कह देंगे कि भैया ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं और फिर इस एग्जांपल से इस क्वेश्चन को और समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि हमने सेट x ले लिया, इसमें हमारे पास मान लीजिए कि ABC है, और सेट हमने y ले लिया, इसमें मान लीजिए ABCDEF मान लीजिए। ठीक है, और हमारे पास एक रिलेशन है वो x से y में डिफाइन है। हमने कुछ रिलेशन लिखा, जैसे पहला हमने इस तरह से लिख दिया, एक रिलेशन R1 लिखा मैंने, एक वर्ड रिलेशन लिख दिया, दूसरा लिख दिया हमने R2 लिख दिया हमने, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख दिया, तीसरा हमने R3 लिख दिया, A कॉमा बी, बी कॉमा ए कॉमा सी, सी कॉमा ए, और ए कॉमा ए लिख दिया, राइट। ये हमने ये तीन एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहले वाला देखते हैं क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। एक वर्ड रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे सर ये वर्ड रिलेशन है तो मुझे कुछ ए कॉमा बी दिख नहीं रहा, तो बी कॉमा ए ढूंढूंगा ही नहीं। ए कॉमा ए, इसमें कुछ ए कॉमा सी दिख नहीं रहा तो मैं सी कॉमा ए ढूंढूंगा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पर कुछ ए कॉमा बी जैसी कोई चीज ही नहीं है। जब कोई ऐसी कोई चीज ही नहीं है ना, तो हमें बी कॉमा ए ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वर्ड रिलेशन को हम लोग बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये कैसा रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इसका रीजन क्या है कि हमारे पास कुछ ए कॉमा बी है ही नहीं, है ना। नो काउंट, मैं लिख सकता हूं कि नो काउंटर पार्ट एग्जाम्पल सच दैट A comma B is element of R1 but B comma A is not element of R1, है ना। इसका मतलब कि ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सेकंड वाले पे आते हैं, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, तो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक। रीजन क्या है इसका, बड़ा सिंपल सा रीजन है कि भाई ए कॉमा बी मुझे दिख गया, जैसे मुझे ए कॉमा बी दिखा ना तो मैं बी कॉमा ए ढूंढने लग जाऊंगा।
है ना, कि क्या रिलेशन में बी कॉमा ए है। अगर नहीं मिला तो मैं बोलूंगा भैया ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, ए कॉमा बी दिखा, मैं बी कॉमा ए मिल गया, बी कॉमा ए इसका ए कॉमा बी, ए कॉमा सी दिखा इसका सी कॉमा ए मिल गया, ए कॉमा ए दिखा, अब ए कॉमा ए है, अगर उसको चेंज कर दूंगा तो ए कॉमा ए तो ऑलरेडी वहीं वहीं पे है, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक बेसिक समझते हैं ना कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, आगे ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग पूरा सीख लेंगे, समझ लेंगे ना इनका बेसिक डेफिनेशन। तो मैं फिर आपको फिर अच्छे क्वेश्चंस में ले जाऊंगा, जो मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए इनसे, है ना, आपके और भी वेरियस कितने टाइप्स के इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे, हम अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। थोड़ा पहले हम लोग बेसिक पे फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक रिलेशन के बाद आते हैं हम लोग इस पे ट्रांजिटिव रिलेशन पे, इस पे हम लोग फोकस करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या आते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ, सिंपली पहले वही बात है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक रिलेशन है, वो सेट ए से ए में डिफाइन है ना, सेट ए से ए में डिफाइन है, हमने कहा कि इफ ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से रिलेशन है, एंड इफ बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी, कहने का मतलब है कि पहले ये दोनों चीजें अगर अवेलेबल है हमारे पास, कि ए का बी से रिलेशन मिल गया और बी का सी से रिलेशन मिल गया, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी, राइट। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन वी कॉल, देन ए इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ए का बी से रिलेशन मिल गया, बी का सी से रिलेशन मिल गया और ए का सी से रिलेशन मिल गया, है ना। अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है और ए का सी से रिलेशन मिल गया हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन कैसा है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप ये बात समझ में आ रही है। देन आर इज ए, नॉट नॉट ए, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो सेट ए पे है ना, तो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे है कि क्या एबीसी तीनों को डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, तो एक चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि एबीसी नीड नॉट टू बी, नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने कहा ना कि हमारे पास मान लीजिए कि एक ऐसा रिलेशन है 1,2 एंड 1,1, ठीक है, इस तरह से हमारे पास है, तो हमने क्या देखा, मान लीजिए इसको हमने कहा कि ए, तो ये क्या हो गया, बी हो गया, है ना, तो ए का बी से रिलेशन मिल गया, है ना। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि बी का सी से रिलेशन, तो टू का वन से रिलेशन, अभी टू का वन से रिलेशन ही नहीं है ना, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा वन का वन से रिलेशन है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसको ए कहा और ये बी कहा, तो यहाँ पे बी दिखा और यहाँ पे मुझे क्या दिखा, सी दिखा, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार को, यहां से ए का, इसको ए कहा, इसको बी कहा, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए, मतलब कि 1,2 होना चाहिए, ऑलरेडी 1,2 है। आई होप ये बात समझ में आ रही है ना, कि वन का हमारे पास वन से रिलेशन हो गया, ये हो गया ए टू बी, फिर हो गया हमारे का वन का टू से, तो ये हो गया बी टू सी, ये ए टू बी हो गया, ये बी टू सी हो गया, तो ए टू सी यानी कहने का मतलब है 1,2 प्रेजेंट होना चाहिए, क्या 1,2 प्रेजेंट है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि एबीसी का हमारे पास क्या डिस्टिंक्ट होना हमारे पास कोई जरूरी नहीं है। आई होप ये बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं और वहां से फिर इस हम ट्रांजिटिव रिलेशन को अच्छे से समझेंगे, तो और भी इसमें क्या क्या हमारे पास चीजें हैं, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन आर है, वो डिफाइन है सेट एक्स से वाई में डिफाइन है,
और सेट एक्स को मैं ले लेता हूं ए बी सी ले लेता हूं, ठीक है। सेट वाई को मैं ले लेता हूं ए बी सी डी ई एफ ले लेता हूं। और हमने कहा कि ये ए ऑप्शन में लेता हूं कि हमारे पास R1 जो रिलेशन है वो एक वर्ड रिलेशन ले लेता हूं, ठीक है। बी ले लेता हूं मैं एक R2 ले लेता हूं, ए कोमा ए ले लेता हूं, ठीक है। सी ले लेता हूं मैं R3 ले लेता हूं एक रिलेशन, ए कॉमा ए ले लेता हूं, सी कॉमा डी ले लेता हूं, ठीक है। एक और रिलेशन R4 लिख देता हूं मैं, वो लिख देता हूं मैं ए कॉमा बी, बी कॉमा ए कॉमा सी, ए कॉमा ए एंड सी कॉमा ए लिख देता हूं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को आराम से पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब हम चेक करने जा रहे हैं कि हमारे पास कौन सा रिलेशन इसमें से ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम R1 पे आते हैं, R1 को चेक करते हैं। R1 हमें क्या मिला, एक वर्ड रिलेशन मिला, ठीक है। और वर्ड रिलेशन में क्या है कि भाई हम ट्रांजिटिव कब कहेंगे और ट्रांजिटिव कब नहीं कहेंगे। तो सबसे पहली बात कि ट्रांजिटिव कहने के लिए हमारे पास क्या, कि अगर, मेरी बात ध्यान से, इफ एक वर्ड है यहां पर, इफ ए कॉमा बी एंड अगेन इफ बी कॉमा सी, इफ देयर टू इफ एग्जिस्ट देयर, अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, अगर ये है तो ए कॉमा सी का होना जरूरी है ट्रांजिटिव बनने के लिए। अच्छा, अगर ये नहीं है तो हमारे पास काउंटर पार्ट नहीं है, और अगर काउंटर पार्ट नहीं है हम उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे, ट्रांजिटिव मान लेंगे। जैसे पहले हमारे पास R1 है, R1 की बात करें, ये जो हमारा वर्ड रिलेशन है, इसको हम लोग क्या बाय डिफॉल्ट क्या कहेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। ऐसा क्यों कहेंगे कि हमारे पास नो काउंटर पार्ट, कोई काउंटर पार्ट वाली इसमें बात ही नहीं है ना। बात समझ में आ रही है, इसमें नो काउंटर पार्ट, अगर मैं कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास नो काउंटर पार्ट इज अवेलेबल है, नो काउंटर पार्ट इज अवेलेबल, ओके। सेकंड R2 पे आते हैं, ए कॉमा ए, ठीक है। तो ए कॉमा ए से एक हमारे पास ए कॉमा ए इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, ए कॉमा ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए कॉमा ए मिल गया। तो हम ट्रांजिटिव के लिए क्या देते हैं कि ए कॉमा बी होना, अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, ए कॉमा सी का होना जरूरी है, बट ए कॉमा ए आगे कुछ हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि फिर से हमारे पास यहाँ पे काउंटर पार्ट क्या है, मिसिंग है, हाँ। तो हम क्या कहेंगे कि R2 भी हमारे पास क्या है, R2 भी हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि जो भी हमारे सिंगलटन रिलेशन है, सिंगल रिलेशन में एक ही एलिमेंट, तो मान लीजिए आप रिलेशन है उसमें एक ही एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे उसको, ये हमारा क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, हम कैसे दें कि ऑल सिंगलटन रिलेशन, सिंगलटन आर ट्रांजिटिव, और सिंगलटन्स आर ट्रांजिटिव। आई होप ये बात समझ में आ रही है। सिंगलटन रिलेशंस लिख लीजिए, ज्यादा मैथमेटिकली वर्ड अच्छा हो जाएगा। सिंगलटन रिलेशंस आर ट्रांजिटिव, राइट। अब हम R3 पे आते हैं। तो देखिए ए कॉमा ए हुआ, अब मैं ढूंढने जाऊंगा कि यार ए कॉमा ए मिले तो कहीं और मुझे ए दिख रहा है क्या, कहीं और ए का ए किसी और से रिलेशन बना रहा है क्या। तो मुझे जैसे ए कॉमा ए दिखा तो मैंने देखा कि यार और कहीं ए का तो हमारे पास कोई काउंटर पार्ट नहीं दिख रहा है ना। तो हम ए कॉमा ए बाय डिफॉल्ट हमारे क्या ट्रांजिटिव में चला गया। सी कॉमा डी पे गए तो सी ने डी से रिलेशन बनाया, अब कहीं डी कहीं और से बना रहा है क्या, अगर वो बनाता तो फिर हम सी टू डी, डी टू समथिंग मान लीजिए ई बनाता तो हम सी टू ई चेक करते, लेकिन सी से डी, डी कहीं और बना ही नहीं रहा है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट ये भी क्या हो गया हमारा, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो R3 भी हमारा क्या हो जाएगा, R3 भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, है ना। हम R4 पे आते हैं कि क्या हमारे पास ये R4 जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। R4 पे आते हैं, तो सबसे पहला मैं इस एलिमेंट पे फोकस करता हूं, जरा इसको देखिएगा कि मुझे यहाँ पे ए कॉमा बी दिख गया ना, ए कॉमा बी दिखा। अब मैं ढूंढूंगा कहां पे बी है, यहाँ पे बी है, तो बी कॉमा ए का बी से रिलेशन, बी का ए से रिलेशन, तो ए का ए से रिलेशन कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ बी कॉमा बी, तो ए का रिलेशन, तो ये भी ऑलरेडी दोनों एलिमेंट्स हमारे को ट्रांजिटिव को फॉलो कर गए। यहाँ देखिए
यहाँ ए का सी से दिख रहा है, अब मैं देखूंगा सी क्यों दिख रहा है, यहाँ 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 सी दिख रहा है, ठीक है। तो ए का सी से और सी का क्या हो गया ए से, तो ए कॉमा ए है क्या, है, कोई दिक्कत नहीं है। ए कॉमा ए, तो यहाँ ए कॉमा ए है, अब मैं देखूंगा और कहीं ए है क्या, हाँ यहाँ पे ए कॉमा ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा डन हो गया। अब आते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे बी कॉमा ए कॉमा बी यहाँ पे है, तो ए कॉमा बी दिख गया यहाँ पे, यहाँ पे बी, यहाँ जरा यहाँ यहाँ फोकस करेंगे, यहाँ गड़बड़ हो गई कि बी कॉमा ए यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है, और यहाँ पे ए कॉमा सी भी दिख रहा है। आई होप ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे बी कॉमा ए हो गया और यहाँ पे ए कॉमा सी भी हो गया, तो भैया बी कॉमा सी तो अवेलेबल नहीं है ना, और बेसी बात है बी का ए से कनेक्शन बन गया। अब हम ढूंढेंगे ए कहाँ कहाँ पे है, एक तो ए मुझे यहाँ पे दिखा, एक मुझे ए यहाँ पे दिखा, एक मुझे ए यहाँ पे दिखा, अब तीनों जगह पे हम जाके फोकस करेंगे। तो जो यहाँ यहाँ बात बन गई, यहाँ बात बन गई, लेकिन यहाँ पे ए का सी से और बी का ए से और ए का सी से, तो बी का सी अवेलेबल नहीं है भाई इसमें। अगर मैं कहूँ कि बी का ए से रिलेशन है, ठीक है, ये हमारा आर है, और हमारे पास ए का ए कॉमा सी इज एलिमेंट ऑफ आर है, बट बी कॉमा सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ये हमारा रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, तो आर फोर हमारा क्या बन जाएगा, एक नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब आपको ना क्या करना है कि हर एक एलिमेंट पे फोकस करना है, हर एक एलिमेंट पे फोकस करना है, और वहां से देखना है कि ए का बी से बन गया तो बी कहां कहां पे है ना, वो सारे इंटरकनेक्शन में फोकस करना है। अब ए का बी से मान लीजिए कि सी बन गया, तो देखना है कि ए कॉमा सी है कि नहीं है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, है ना। अब ट्रांजिटिव के बाद आते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पे, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन पे। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि मान लीजिए अगर एक रिलेशन है ना, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और वो क्या है, ट्रांजिटिव भी है, वो तीनों तीनों हमारे पास रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो तीनों टाइप्स में आ रहा है। तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कैसा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं कहूंगा इफ आर इज ए इफ आर इज ए reflexive, symmetric, as well as transitive relation, then R is called equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जनरली हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं, तो ये साइन का यूज करते हैं ना, ये साइन हमारे पास क्या है, इस साइन से हम लोग जनरली इक्विवेलेंस रिलेशन को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय दिस साइन, ओके। सो एग्जाम में जनरली आपके पास अगर मेन से क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी तो हमने बेसिक बेसिक एग्जांपल जो भी हमने यहाँ पे रिलेशन लिया ना, ठीक है, वो वहां पे ऑलरेडी मेरे पास रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। कई बार आपको जो रिलेशन है वो डिफिनेशन के फॉर्म में दिया जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में रिलेशन डिफिनेशन के फॉर्म में दिया जाएगा, और वहां से हमें चेक करना होगा कि भाई वो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो वैसे क्वेश्चंस को भी हम लोग लेंगे, वैसे ढेर सारा क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक बेसिक को समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव समझ लिया, सिमेट्रिक समझ लिया, ट्रांजिटिव समझ लिया, है ना। अब एक और इसमें हमारे पास रिलेशन को हम लोग समझ लेते हैं। वैसे तो जेई मेंस में क्वेश्चंस नहीं पूछा गया अभी से, जस्ट फॉर योर नॉलेज में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, मे बी कभी आगे पूछ लिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, और एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है नाम, तो मे बी जेई मेंस ना पूछे, तो क्या पता कभी डिफिनेशन देगी कि भाई ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इस बात को हम कहते हैं, फिर आप बताइए। कोई भी जेई मेन से एडवांस को ना कभी ऐसे क्वेश्चन पूछना होता है ना, क्योंकि जेई एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, तो वो उसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन लिख देता है कि भैया ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है, तो अब हमें बताइए कि ये जो गिवन एग्जांपल है वो एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है ना। तो हम लोग एक बार आते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन।
ठीक है। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास किसी रिलेशन में ए कॉमा बी अवेलेबल है ना, और बी कॉमा ए है, दोनों चीजें हैं, है ना। तो उसको हम एंटी सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब ए की वैल्यू क्या हो जाए, बी के बराबर हो जाए। ठीक है। तो अगर हमने कहने कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है, सेट एक्स से वाई में डिफाइन है, ऑब्वियस सी बात है कि एक्स इज सबसेट ऑफ क्या है हमारे पास, वाई है, इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, is an anti-symmetric relation if a comma b is element of R, b comma a is element of R, implies that a equal to b, है ना। अब देखिएगा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से समझते हैं, और वहां से हमारे लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए कि हमने एक रिलेशन लिखा है और सेट ए से सेट ए में एक मैं रिलेशन लिख देता हूं। ठीक है। और ए को मैं ले लेता हूं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ले लेता हूं। ठीक है। मान लीजिए मैंने पहला रिलेशन R1 लिख दिया, ठीक है, वो लिख दिया मैंने 1 1 2 2। ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या ये जो रिलेशन है ना, वो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है या नहीं, ये जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 1, एक अगर मैं कहूं कि मान लीजिए ये ए है, ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए का बी से रिलेशन है, और चेंज टू बी का ए से रिलेशन है, और ए इक्वल टू बी है, इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है। 2 2 क्या ये है, तो इसको मतलब मान लीजिए ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए का बी से, बी का ए से बन गया, तो ए इक्वल टू बी हो गया, यहाँ भी ए इक्वल टू बी हो गया, ये इक्वल टू बी हो गया। आई होप ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये कैसा एक रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, अब एक चीज हमारे मन में है ना सर, एंटी सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो ऑब्वियसली बात है ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ए का ए से रिलेशन और ए का बी से रिलेशन, बी का ए से रिलेशन, है ना, ऑब्वियसली बात है। 2 का 2 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए ना कि सर अगर एक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ये बात अभी आपके दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक अलग है, सिमेट्रिक का डिफिनेशन अलग है, एंटी सिमेट्रिक का डिफिनेशन अलग है, दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है कि अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा हो गया, दूसरा नहीं हुआ तो पहला हो गया। ठीक है। ऐसे मिक्स हमें करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से और हमें क्लैरिटी मिलेगी इसको इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक R2 रिलेशन लिख दिया। ठीक है। मैं R2 रिलेशन इस तरह से लिखता हूं, मान लीजिए 1 2 लिख दिया यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे 2 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने 2 3 लिख दिया, और यहाँ पे हमने 3 2 लिख दिया। ठीक है। इसको चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको मान लीजिए ये मानता हूं ये बी, तो ए का बी से है और बी का ए से मिल गया हमें, ए का बी से, बी का ए से मिल गया। इसका मतलब कि हमारे पास अगर ए से बी और बी से ए है ना, तो वहां पे ए को बी के बराबर होना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या है, ए बी के बराबर, ए बी के बराबर नहीं है। ऐसे यहां देखें, इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो ए का बी से, फिर बी का ए से, फिर यहां भी ए क्या है, बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये नॉट एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो ऑब्वियस बात है यस, ए का बी से, बी का ए से, ए का बी से, बी का ए से, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि हमें कॉन्सेप्ट को मिक्सअप क्यों नहीं, हमें दोनों डिफिनेशन को मिक्सअप क्यों नहीं करना है। कि पहले एग्जांपल हमने क्या लिखा, वो एंटी सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक लिखा। दूसरे एग्जांपल में क्या हो गया, वो नॉट एंटी सिमेट्रिक है बट सिमेट्रिक है ना। तो ऐसा मन में कोई बात बना के नहीं चलनी है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है, और भी इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने में हेल्प मिलेगा। एक मैं थर्ड एग्जांपल ले लेता हूं, मैं लिख देता हूं 1 1 2 2 एंड 3 4।
इसको समझते हैं कि क्या ये हमारा जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक है। तो देखिएगा, ए का बी से रिलेशन जब मैं कहूं ये ए है ये बी है, तो ए का बी से रिलेशन तो बी का ए से भी हो सकता है, मतलब इंटरचेंज करूं तो ठीक है। तो ए का बी से रिलेशन, बी से ए का रिलेशन, तो ए इक्वल टू बी आ गया यहाँ पर। ए का बी से मैं ऐसे ऐसे करते करता हूँ, ए का बी से है, बी का ए से है, और यहाँ पे ए इक्वल टू बी है। यहाँ पे भी क्या है कि अगर मैं ए का बी से कहूं तो मैं कह सकता हूँ कि बी का ए से भी है, और ए इक्वल टू क्या है, बी है। यहाँ देखिए, यहाँ ए का बी से हमने बना दिया, बट बी से ए का ना हमारे पास नॉट अवेलेबल है, नॉट हियर, यहाँ है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो हमारे पास क्या है, इसका काउंटर पार्ट ही नहीं है। आई होप ये बात समझ में आ रही है कि जब हमारे पास 3,4 है ना, बट 4,3 होता तो हम कहते कि यार ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ए का बी से और बी का ए से है, तो हम ए इक्वल टू बी चेक करने जा रहे हैं। बट नहीं है ना, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे ये बात लिखा है ना, ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें इफ से, अगर ऐसा है एंड अगर ऐसा है, अगर ये दोनों है चीजें हैं, देन ये ए कॉमा बी होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होगा कि ए कॉमा बी है, इफ ए कॉमा बी देन बी कॉमा है, वहीं एक ही इफ के बाद इंप्लाई जाएगा। यहाँ पे दो इफ है, तो अगर ये दोनों इफ है तब जाके हम चेक करेंगे, बट एक ही चीज है, तो फिर वहां पे हम बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं भैया वो एंटी सिमेट्रिक है, कोई काउंटर पार्टी नहीं है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, बट नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप ये बात समझ में आई है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, और हमें क्लियरिटी मिल जाएगी इस कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 1,2 लिख दिया मैंने, 2,1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 3,4 लिख दिया, है ना। अब देखिएगा, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसको ए में कहूं, इसको बी कहूं, तो यहाँ ए रिलेटेड टू बी है, और यहाँ पे क्या है, बी रिलेटेड टू ए है, बट यहाँ पे क्या है, ए बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, और यहां पे अगर हम आते हैं, ए का बी से बन गया हमारे पास, ए रिलेटेड टू बी, है ना, और बी रिलेटेड टू ए, ए इज नॉट अवेलेबल, तो हम क्या कह सकते हैं कि इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। तो आपको एंटी सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा ए है, अगर ये दोनों चीजें हैं तो ए का ए इक्वल टू बी होना जरूरी है, वो क्या बन जाएगा, एंटी सिमेट्रिक बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, आपको बेसिक समझ में आ गया, इसका पीछे का लॉजिक क्या है ये समझ में आ गया है ना। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, वो अगले लेक्चर्स में मिलेंगे, ठीक है, जहां पे मैं केवल और केवल बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, ठीक है, जहां पे हम लोग अलग अलग तरह के जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।